जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए हिंदी के टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हिंदी व्याकरण के साथ साथ आपको पेडागोजी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको वीडियो कंप्लीट जरूर देखना है। तो पहला प्रश्न क्या है, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की कौन सी विधि है। अर्थात गद्य शिक्षण में शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने की कौन सी विधि है। यहाँ पर ये कहा गया है, ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि, अवरोधन विधि, व्यास विधि या फिर खंडान्वय विधि। यहाँ पर भैया कहा गया है कि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष समास। तो मेरे भैया जो हमारा बहुव्रीहि समास होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। जैसे हम बात करें चक्र प्लस धर, ये दो पद थे, ठीक है, दोनों शब्द क्या है, प्रधान नहीं है, लेकिन जब दोनों शब्द मिल गए तो बन गया हमारा चक्रधर। चक्रधर का मतलब क्या है, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात भगवान विष्णु की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसी तरह से यहाँ पर होता है, दोनों शब्द क्या है, प्रधान नहीं होते हैं, लेकिन यह दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, जिसका कोई नया अर्थ है निकलता है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, अर्थात बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है, ये तो बिल्कुल सही है भैया। कड़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, अर्थात एक आपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्तियां पड़ना, ये भी बिल्कुल सही है, लोकोक्ति का अर्थ है। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, अर्थात इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे, ये भी भैया बिल्कुल सही है। काठ की हाड़ी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, अर्थात काठ की हाड़ी बार बार जल जाती है। ये भैया लिखा है जो काठ की हाड़ी बार बार जल जाती है, ये इसका अर्थ नहीं है, बल्कि काठ की हाड़ी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती है। इसका साथियों जो अर्थ है वो ये है कि धोखेबाजी हर बार नहीं चल सकती। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं जोड़ा क्या है, ऑप्शन डी वाला एक गलत है। ठीक है, बाकी आपको ए, बी और सी इन तीनों को जरूर याद रखना है और चौथे को भी याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं, और सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है। देखिए, बहुभाषिक कक्षा क्या होती है, जिसमें बहुत सारी भाषाओं के बच्चे होते हैं। तो बताना है बहुभाषिक कक्षा में यदि आपको बच्चों की घर की भाषा को स्थान देना है तो सबसे अच्छा कार्य कौन सा होगा जो कि प्रभावी होगा। हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, या फिर अपनी भाषा में की पसंद का कोई गीत सुनाओ। तो देखिए भैया, बहुभाषिक कक्षा में सबसे अच्छा ये है कि अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ, क्योंकि भैया हम सभी जानते हैं बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों में जो भाषिक आदान प्रदान होता है वो बहुत जरूरी होता है। इससे में क्या होगा, जब बच्चे अपनी अपनी भाषा में गीत सुनाएंगे तो बच्चे क्या है, एक दूसरे की भाषा से परिचित होते हैं। ठीक है, समझ गए ना कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है अति, अत, आ या फिर अत्यु। मेरे भैया ये बना कैसे है, अति प्लस आचार से मिलकर बना है, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा भैया, उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पर अति। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा।
ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। आप किसी भी टेट का पेपर देख लो भैया, हिंदी में आपको इसी तरह के क्वेश्चन वहां पर मिलने वाले हैं। कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? आपको भैया कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी की भाषा का आकलन करना है, तो सबसे प्रभावी क्या होगा? झूरी के कितने बैल थे भैया? सीधा बता देगा, 2 थे, 3 थे या 4 थे? झूरी के बैलों के नाम बताइए, सीधा बता देगा क्या नाम थे। गया कैसा व्यक्ति था? हीरा समझदार था या मोती? क्यों? तो भैया ए यहां पर ऑप्शन डी यहां पर सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्यों होगा? इसलिए भैया हीरा समझदार था या मोती, और क्यों? ठीक है, तो इसमें क्या है, बच्चों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति के अवसर मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण होगा आकलन करने की दृष्टि से। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। पहली कक्षा में बच्चों के साथ कविता गायन करने के बाद आप क्या करेंगे? भैया आपने पहली कक्षा के बच्चों को कविता गायन करवाया, फिर क्या है, आप बच्चों से क्या कहेंगे कविता गायन के बाद? बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्दशः सुनाएं। बच्चों को पर कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, बच्चा पहली कक्षा का है, बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए। तो भैया यहाँ पर सबसे अच्छा है, बच्चा यहाँ पर चूंकि पहली कक्षा का है, इसलिए क्या है, बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई भी कविता सुनाए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? मेरे भैया संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो भैया मेरे संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? सिरा होता है, तिरा होता है, छा होता है और इग्या होता है। तो यहाँ पर जो या है भैया ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। लड़के होकर रोते हो, यह कथन बताएं आप। लड़के होकर रोते हो, ये कथन कैसा है? बच्चों को भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। देखिए जब भी भैया लड़के लड़कियों में भेदभाव रखकर या कोई तुलनात्मक लड़के लड़कियों में की जाए या उसी को आधार बनाकर कोई बात कही जाती है, तो वहां पर क्या है, जेंडर पक्षपात या लिंग पक्षपात होता है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा यहां पर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कहानी में संवाद होना आवश्यक है, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, या फिर कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। तो मेरे भैया यदि कहानी में कथानक नहीं होगा तो क्या बात है भैया? भैया कहानी में कथानक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि कहानी में कथानक नहीं होगा तो कहानी का कोई मतलब ही फिर नहीं है। तो भैया कह सकते हैं कहानी में कथानक का होना आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य, आश्रित उपवाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर प्रधान वाक्य? देखिए भैया जब एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला जो वाक्य होता है जिसमें संयोजक शब्द से 2 सरल वाक्यों को जोड़ा जाता है, तो भैया वो वाक्य कहलाता है संयुक्त वाक्य। जैसे पहला वाक्य था हमारा कि मोहन ने क्या है, खाना खाया। ठीक है, और दूसरा क्या है, मोहन
दुकान चला गया। तो क्या है, जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो बन जाएगा मोहन ने खाना खाया और वह दुकान चला गया। तो इस तरह से क्या है, दो वाक्यों को जोड़ा गया है, अर्थात यहां पर भैया क्या है, संयुक्त वाक्य बन जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। स्वर किसका भेद है, संधि, वर्ण, समास या फिर लिंग। मेरे भैया स्वर किसका भेद है, तो भैया स्वर है वर्ण का भेद। किसका भेद है, वर्ण का। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में साथियों जो ध्वनियां हैं या वर्ण हैं ये दो प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है। जो भैया आप संश्लेषण विधियों से बच्चों को सिखाते हैं, शब्दों के बारे में, वर्ण के बारे में, वाक्यों के बारे में, तो बताना है इनका क्रम किस हिसाब से रहता है। तो देखिए भैया संश्लेषण विधि में होता क्या है, छात्रों को जब सिखाया जाता है तो सबसे पहले क्या है, वर्ण या वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है। सबसे पहले क्या है, वर्ण या वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है। इसके बाद क्या है, शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, और अंत में क्या है भैया, शब्द संरचना, अंत में वाक्य संरचना का ज्ञान कराया जाता है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। क्लियर हुआ ना। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। ईमानदारी शब्द क्या है। देखिए भैया ध्यान रखिएगा, जो शब्द किसी चीज या पदार्थ के अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं तो वहां पर भैया भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, ईमानदारी हो गया, बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता, मोटापा। तो ये क्या है भैया, सभी भाववाचक संख्या है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। क्लियर हुआ ना। चलिए भैया इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। और यदि आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप हमारी वेबसाइट जो कि आपको यहां डिस्प्ले पर दिख रही है उस पर जाकर टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या है। देखिए भैया यहां पर मैं चारों को बताने वाला हूं। देखिए जिसकी आशा की गई हो उसे कहा जाएगा प्रत्याशा, और जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे कहा जाएगा अप्रत्याशित। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। और जिसकी माप संभव ना हो उसे अपरिमेय कहा जाएगा, और जो बिना बुलाए आया हो उसे अनाहूत कहा जाएगा। मैंने चारों के यहां पर अर्थ बता दिए हैं। ठीक है, तो भैया इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। मेरे भाई क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।